हाँ जी, अरे दोस्तों शुरू करें। कॉम्पोजिशन टॉपिक प्यारा सा टॉपिक है। 5 मिनट की कहानी सुन लो। मेंग स्वामी, देखो सरकार कहती है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करके थ्रेशोल्ड लिमिट जो कि आपकी 20 लाख या 40 लाख का केस है तो आपके ऊपर कंप्लायंस बर्डन आ जाएगा कि आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। उसके बाद हर मंथ रिटर्न भरनी पड़ेगी। हर मंथ भी 2 रिटर्नें भरनी है, एक GSTR 1 भरनी है, एक GSTR 3 भी भरनी है। ऊपर से फिर आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, FCM में है या RCM में है। फिर जो आप इनवर्ट सप्लाई ले रहे हो फिर उसको आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ITC अवेलेबल है कि ब्लॉक है। कुल मिला के कंप्लायंस बर्डन बहुत है। तो जो छोटे दुकानदार हैं जिनकी अभी अभी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करी है थ्रेशोल्ड लिमिट 20 या 40, थोड़े से बड़े हुए हैं लेकिन इतने भी बड़े नहीं हुए कि इतना सारा कंप्लायंस बर्डन झेल सके, तो उनको कंप्लायंस बर्डन कम करने के लिए सरकार लेके आई है कॉम्पोजिशन स्कीम। कहते हैं आपका बर्डन कम करते हैं, आपका बर्डन कम करेंगे। आपको जो आपकी आउटवर्ड सप्लाई है उसको छंटी मारने की लोड़ ही नहीं कि वो टैक्सेबल है कि एग्जम्प्ट है, FCM में या RCM में। नो, इनवर्ट का ITC अवेलेबल है कि ब्लॉक है, लोड ही नहीं। तो बर्डन कम कर दिया। मंथली रिटर्न भरनी नहीं है, क्वार्टरली एक बार टैक्स भर देना और एक बार सिर्फ टैक्स भरना है CMP 08 बस। कहाँ पे हर मंथ 2 रिटर्नें बने, GSTR 1 अलग 3B अलग। कहाँ पे क्वार्टर में सिर्फ एक बार टैक्स भरना है, रिटर्न सिर्फ साल में एक बार जाएगी GSTR 4। तो वो बंदा जो छोटे से अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ है एकदम से ऊपर कंप्लायंस बटन ज़्यादा नहीं डालते, कम करते हैं उसके लिए, लेकिन थोड़ी टाइम तक ये कम रखेंगे। अगर वो उससे भी ज़्यादा बड़ी एंटिटी बन गई फिर तो उसे रेगुलर कंप्लायंस करना ही पड़ेगा। तो देयर फिर उन्होंने लिमिट रखी है 1.5 करोड़ 1.5 CR कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 CR एक्सीड नहीं कर रही तभी आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो, अदरवाइज कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते। अगर 1.5 करोड़ एक्सीड करके फिर आप बड़े बंदे हो, रेगुलर कंप्लायंस करो। ठीक, तो कॉम्पोजिशन लेने के लिए फिर से क्या बोलते हैं, कहते हैं हम पिछले साल की प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे। अगर वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है तो आप करंट ईयर में ऑप्ट कर सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम। ठीक है जी। अब मैंने क्या बोला, अगर पिछले साल में अप टू 1.5 करोड़ है एग्रीगेट टर्नओवर तब करंट ईयर में ऑप्ट कर सकते हो। मतलब करंट ईयर शुरू होने से पहले ही आपको कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट करनी पड़ेगी और आपकी कॉम्पोजिशन स्कीम डे 1 1 अप्रैल से शुरू होगी। एक बार अगर फाइनेंशियल ईयर शुरू हो गया आप बीच में रेगुलर से कॉम्पोजिशन नहीं आ सकते। बीच में साल के चलते चलते आप रेगुलर से कॉम्पोजिशन में नहीं आ सकते। साल स्टार्ट होने से पहले ही सरकार को इंटीमेट करना पड़ेगा और डे 1 फ्रॉम द 1 अप्रैल यू नीड टू स्टार्ट फॉर द कॉम्पोजिशन। ठीक है जी। व्हाट इफ अभी तक आप अनरजिस्टर्ड हो, 17 अगस्त 2024 को आपकी एग्री टर्नओवर एक्सीड कर रही है, 17 अगस्त को एक्सीड कर रही है टर्नओवर, अभी तक आप अनरजिस्टर्ड थे, 17 अगस्त को एक्सीड करी 20 लाख, तो आपको अब GS नंबर लेना पड़ेगा। अब तो GS नंबर लेना स्टार्ट ही हो रहा है ना, फ्रेश ही है। फ्रेश आप 17 अगस्त से ही आप कॉम्पोजिशन में चले जाओ, चलेगा। अगर आप ऑलरेडी GST में रजिस्टर्ड हो तो साल के चलते चलते रेगुलर से कॉम्पोजिशन नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हो तो जब भी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो डे 1 से कॉम्पोजिशन में चलने दो। मतलब साल के इन बिटवीन अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं तो जब से GST नंबर में रजिस्टर होंगे तब से कॉम्पोजिशन चलेगा, इन बिटवीन भी। फाइन। लेकिन जैसे हमने देखा था कि कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं उनको टैक्स छेती छेती चाहिए होता है, बेचारी थोड़ी इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स हैं तो उनको टैक्स छेती चाहिए होता है। तो जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था सेक्शन 22 में कि इनकी लिमिट 20 लाख से कम करके 10-10 लाख रख रखी है, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, और छेती टैक्स चाहिए है। तो यहाँ पे भी क्या है, वैसे बाकी स्टेट्स मानती है कि 1.5 करोड़ से ऊपर वाला बंदा बड़ा है, लेकिन ये मानती है 75 लाख से ऊपर वाला बंदा बड़ा है और उसको रेगुलर में टैक्स लेंगे उससे। ठीक है जी। जो स्टेट वहाँ पे पढ़ी थी अपन ने, नागमणि, त्रिपुरा, मिजोर, सिक्किम, सुम्मा, सिक्किम, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, यही 8 स्टेट यहाँ पे है। लेकिन जब सेक्शन 22 में पढ़ा था ना, 8 प्लस पुडुचेरी तेलंगाना भी पढ़ा था, उनके लिए 20 लाख था। लेकिन पुडुचेरी तेलंगाना यहाँ पे 75 लाख स्पेशल वाली में नहीं है, 1.5 करोड़ में आएंगे पुडुचेरी भी और तेलंगाना भी। ठीक है जी। और अगर कोई और यूटी रहेगी तो वो भी इधर ही आएगी, कुछ चंडीगढ़ टाइप्स। चंडीगढ़ में भी एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट कितनी देखेंगे अपन, 1.5 करोड़। फिर एक बात और है जो QRMP के साथ कंपेरिजन में ध्यान में रखनी है
QRMP, मयंक QRMP याद है ना? QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, कि वहां पे रिलैक्सेशन सिर्फ और सिर्फ, कॉम्पोजिशन में तो बहुत सारी रिलैक्सेशन मिलेगी, QRMP में सिर्फ एक रिलैक्सेशन है कि रिटर्न मंथली भरने की लोड नहीं, क्वार्टरली भर दो। यहाँ पे तो रिलैक्सेशन बहुत है, एक तो टैक्स क्वार्टरली, एक आउटवर्ड सप्लाई चेक करने की लोड नहीं, टैक्सेबल एग्जाम, एक इनवर्ड सप्लाई का ITC देखने की लोड नहीं, अवेलेबल ब्लॉक, रेगुलर रेट के ऊपर टैक्स भरने की लोड नहीं, छोटे रेट के ऊपर टैक्स भर दो। कॉम्पोजिशन में तो रिलैक्सेशन बहुत है, QRMP में सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन है कि रिटर्न क्वार्टरली जाओगी बस। QRMP और कॉम्पोजिशन में ध्यान रखने वाली बात कंपैरिजन में, QRMP ड्यूरिंग द ईयर ऑप्ट कर सकते हैं, कॉम्पोजिशन ड्यूरिंग द ईयर ऑप्ट नहीं कर सकते। QRMP में सीन क्या था, अगर एक पैन के अंडर इंडिया में मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है तो हर एक GST नंबर अपना अपना चूज कर सकता है, कोई QRMP में रह सकता है, कोई नॉन QRMP। एक पैन के नीचे जितने मल्टीपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, मतलब जो डिस्टिंक्ट पर्सन है QRMP में, जो डिस्टिंक्ट पर्सन है, हर एक डिस्टिंक्ट पर्सन अपने अपनी चॉइस अलग से ले सकता है, कोई QRMP ले ले, कोई रेगुलर ले ले, कोई QRMP कोई रेगुलर। लेकिन कॉम्पोजिशन में क्या सीन है, कहते कॉम्पोजिशन स्कीम इज टू बी ऑप्टेड ऑन यूनिफॉर्म बेसिस, मतलब या तो सभी कॉम्पोजिशन में आएंगे या कोई भी कॉम्पोजिशन में नहीं आएगा डिस्टिंक्ट पर्सन्स। एक पैन के अंडर जितने भी प्लेस ऑफ बिजनेस है, या तो सारे सेम ही सेक्शन के अंडर कॉम्पोजिशन कंटिन्यू करेंगे या फिर कोई भी कंटिन्यू नहीं करेगा, यूनिफॉर्म बेसिस है यहाँ पे। वहाँ पे यूनिफॉर्म बेसिस नहीं था। कॉम्पोजिशन डे 1 से 1 अप्रैल से स्टार्ट करना पड़ेगा, वो इन बिटवीन भी कर सकते हैं। ये दो कंपैरिजन है। कॉम्पोजिशन में बहुत सारी रिलैक्सेशन है, QRMP में सिर्फ एक ही रिलैक्सेशन है, रिटर्न क्वार्टरली पर अंधी, और कोई भी रिलैक्सेशन नहीं है। ठीक है जी। QRMP में ना कॉम्पोजिशन स्कीम या तो अंडर सेक्शन 10(1) दी हुई है ऑफ CGST एक्ट, लेकिन कहते हैं कि अगर आपने 10(1) ऑप्ट करना है तो आपको 10(2) की कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, ये वाली कंडीशन को कंप्लाई करना पड़ेगा, फिर ही आप 10(1) ले सकते हो। 10(2) में पहली बात क्या कही गई है कि आपने इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, ना तो गुड की ना तो सर्विस की। इंटरस्टेट कर रहे हो फिर आप कॉम्पोजिशन नहीं ले सकते। सर ऐसा क्या, मतलब स्टार्टिंग द ईयर में मैं इंट्रा कर रहा था, बाद में इंटर करने लगा, तो स्टार्टिंग से आपकी कॉम्पोजिशन चल रही थी, जब आप इंटरेस्ट शुरू करोगे तब आप कॉम्पोजिशन छोड़ दो, बाहर चले जाओ, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन स्कीम कब लैप्स होएगी। लैप्स दो बातें हैं, एक कॉम्पोजिशन स्टार्ट करने के लिए कंडीशन, दूसरा लैप्स वाली। स्टार्ट करने के लिए तो एक ही कंडीशन है, कौन सी, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की एग्री टर्नओवर एक्सीड नहीं करनी चाहिए, बस। कंडीशंस टू स्टार्ट, कंडीशंस टू, कंडीशंस या तो टू स्टार्ट, कंडीशंस if not complied then lapse। स्टार्ट के लिए तो एक ही बात है बस, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 75 लाख या 1.5 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन इस ईयर में लैप्स हो जाएंगी ड्यू टू मैनी रीजन। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करगी 75 लाख और 1.5 करोड़ तो भी आप कॉम्पोजिशन से बाहर हो जाना, स्कीम लैप्स हो जाएगी। या फिर आपने 10(2) वाले कोई भी गंदे काम कर दिए। 10(2) क्या बोलता है, इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, अगर नहीं कर रहे तो कॉम्पोजिशन चलती रहने दो, अगर इंटरस्टेट कर दी तो कॉम्पोजिशन छोड़ देना भाई, उसी दिन से छोड़ देना, उसी दिन से। ये भी फर्क है। QRMP में जब बाहर जाना होता है, रेगुलर में जाना होता है, QRMP से रेगुलर, तब नेक्स्ट क्वार्टर से जाते हैं बाहर। इसमें क्या है कॉम्पोजिशन स्कीम में, जिस दिन गंदा काम कर दिया ना उसी पल से 11:15 पे अगर गंदा काम किया तो 11:16 से आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर में टैक्स भरना पड़ेगा, उसी पल से। ठीक है जी। एक तो आ गया कि इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, ना गुड की ना सर्विस की। दूसरा आ गया ECO के थ्रू सप्लाई नहीं करनी। क्या नहीं करनी, ECO के थ्रू सर्विस नहीं देनी, ECO के थ्रू सर्विस नहीं देनी। कौन सा ECO, वो ECO जो TCS कलेक्ट करता है।
हमें पता है इसी दो कैटेगरी के होते हैं, या तो जिनके ऊपर 9(5) लगता है, और जिनके ऊपर 9(5) नहीं लगता उनके ऊपर सबके ऊपर TCS लगता है। 9(5) वाले हमारे 4-5 स्पेसिफिक सर्विसेज ही हैं, अकोमोडेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, रेस्टोरेंट केटरिंग हो गया, हाउसकीपिंग सर्विसेज हो गई। तो स्पेसिफिक 4 ही है, रेस्टोरेंट हो गया, हाउसकीपिंग हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, अकोमोडेशन हो गया। तो इन स्पेसिफिक को छोड़ के जो बाकी सारे ECO रह गए वो सबके ऊपर क्या लगता है TCS, और ECO के थ्रू सर्विस नहीं देनी है बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट 8 आइटमों के मैन्युफैक्चर नहीं होना। अब यहाँ पे भी ध्यान रखने वाली बात, 8 आइटमें कौन सी थी? हुई पान मसाला, टोबैको, आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस। उधर 4 आपके फ्लाई ऐश ब्रिक, ब्रिक ऑफ फॉसिल, बिल्डिंग ब्लॉक एंड अर्दन रूफिंग टाइल्स। 8 आइटमें आ गई। ध्यान में रखने वाली बात, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में वर्ड लिखा होता है सप्लायर नहीं होना इन 8 आइटमों के, लेकिन कॉम्पोजिशन में लिखा हुआ है मैन्युफैक्चर नहीं होना। मतलब सप्लायर में तो 2 वर्ड्स आएंगे ना, मैन्युफैक्चर और ट्रेडर। अगर कोई बंदा ट्रेडर है तो वो कॉम्पोजिशन ले सकता है, मैन्युफैक्चरर है तो नहीं ले सकता। लेकिन ट्रेडर हो चाहे मैन्युफैक्चरर हो, अगर सेक्शन 22 की बात करें तो 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लिमिट आपकी 20 लाख एप्लीकेबल होगी। फिर आगे नॉन टैक्सेबल सप्लाई नहीं करनी, मतलब 5 पेट्रो प्रोडक्ट और लिकर। और जो बंदा CTP और NRTP होता है वो बंदा कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता। लास्ट में क्या आ गया कि आपने सर्विस नहीं देनी, लेकिन हाँ रेस्टोरेंट वाले दे सकते हो, और अगर रेस्टोरेंट के अलावा कोई और सर्विस देनी है तो फिर आपके जो प्रिंसिपल बिजनेस है ना, मेन बिजनेस है, उससे साथ रिलेटेड होनी चाहिए एंसिलरी, और वो एंसिलरी वाली अप टू 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर, ये दो बातें नहीं देनी। तो फिर से एक बार 10(2) बोलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तभी आप 10(1) की स्कीम कंटिन्यू कर सकते हो। प्लस एक और बात, 10(2) कब फॉलो करना है? जब कॉम्पोजिशन लेके बैठे हैं, मतलब जब कॉम्पोजिशन नहीं थी तब पहले ये गंदा काम किया हो चलेगा। मतलब पिछले साल में ये काम करते थे, इंटरसेट सप्लाई करते थे, पिछले साल में करते थे, कोई दिक्कत नहीं, करंट ईयर में कॉम्पोजिशन ले सकते हो। 10(2) करंट ईयर में फॉलो करना है, 10(2) को करंट ईयर में कंप्लाई करना है, जब कॉम्पोजिशन ले लिया ना उसके साथ साथ कंप्लाई करना है। तो मयंक भाई जल्दी जल्दी बता दे 10(2) में क्या क्या पड़ा है? इंटरस्टेट सप्लाई नहीं करनी, ना गुड की ना सर्विस की, ECO के थ्रू सर्विस नहीं देनी, ECO के थ्रू गुड दे सकते हैं, ECO के थ्रू सर्विस नहीं देनी। और कौन से वाली सर्विस? वो सर्विस जो 9(5) में नहीं कवर हो रही। और आई वुड से अगर 9(5) लग रहा है तो चल सकता है, और अगर 9(5) नहीं लग रहा फिर TCS लगेगा, फिर आपने कॉम्पोजिशन नहीं लेना साथ में। ठीक है जी। और CTP NRTP वाला बंदा कॉम्पोजिशन नहीं ले सकता, और आपके जो 5 पेट्रो प्रोडक्ट है और अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन वो सप्लाई करने वाला बंदा कॉम्पोजिशन ले सकता, और 8 आइटमें का मैन्युफैक्चरर बंदा कॉम्पोजिशन ले सकता है, ट्रेडर ले सकता है। ठीक हो गया। प्लस अगर आप 10(1) ले रहे हो तो कहते हैं सर्विस नहीं देनी, मतलब आपका प्राइमरी बिजनेस सर्विस का नहीं होना चाहिए, आपका ऐसा भी नहीं होना चाहिए एक बिजनेस गुड का एक बिजनेस सर्विस का, बिजनेस ही एडेड। मतलब एक तो लेट से आपका कोचिंग सेंटर चल रहा है, उधर से आप गुड्स बेच रहे हो। ठीक हो गया। एक कोचिंग सेंटर चल रहा है और एक टॉय शॉप चल रही है, ये दोनों चीजें पैरेलल नहीं हो सकती अंडर कॉम्पोजिशन। लेकिन अगर हम लैपटॉप बेच रहे हैं साथ में लैपटॉप का सर्विस सेंटर खोल के बैठे हैं, ये पैरेलल चल सकता है अंडर सेक्शन 10(1). अगर हम लैपटॉप सेल की शॉप है प्लस लैपटॉप सर्विस या रिपेयर की शॉप है, ये दोनों पैरेलल चल सकते हैं। कंडीशन क्या है? ये जो सर्विस वाली टर्नओवर है एक्सीड नहीं करनी चाहिए मार्जिनल लिमिट, और वो मार्जिनल लिमिट कितनी है? 10% ऑफ द टर्नओवर इन स्टेट ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख विच एवर इज हायर। फिर से एक बात, ये जो मार्जिनल सर्विस देनी है करंट ईयर में इस लिमिट के अंदर अंदर रहने, या पिछले साल में भी इस लिमिट के अंदर अंदर? करंट ईयर। पिछले साल का सिर्फ आपने एक चीज चेक करनी है, एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं होनी चाहिए बस। एक और बात, सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन के लिए जहां जहां आप टर्नओवर उठा रहे हो, जहां जहां लिमिट देख रहे हो, कोई भी अगर आप टोटल फिगर देख रहे हो टर्नओवर वगैरह वाली, किसी में भी ब्याज नहीं लेना, इंटरेस्ट। कौन सा इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 2 तरीके के होते हैं। लेट्स से कस्टमर को गुड सप्लाई किए लेकिन कस्टमर ने पेमेंट डिले कर दी, उसे ब्याज ले लिया, क्या ये वाला ब्याज?
ये तो वैल्यू सप्लाई के पार्ट बन जाएगा। ब्याज कौन से वाला? प्योर इंटरेस्ट, जो उधारी देके लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट, या बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिस्काउंट करवाए तो लोन्स एडवांस वाला इंटरेस्ट, या बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्काउंट करवाने वाला इंटरेस्ट, ये वाला इंटरेस्ट कहीं पे नहीं जोड़ना। मतलब लेट्स से अगर आपके पिछले साल की एग्रीगेट टर्नओवर 1,55,00,000 थी, जिसमें से 10 लाख का तो ब्याज ही था, तो ब्याज बाहर निकालो, विदाउट इंटरेस्ट एग्रीगेट टर्नओवर कितनी रहेगी पिछले साल की? 145 लाख। अब हम कह देंगे बिलो 1.5 करोड़ है तो कॉम्पोजिशन ले सकते हैं करंट ईयर में। प्लस इस साल सर्विस कितने देनी थी? 10% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर। ठीक हो गया? लेट्स से इस साल आपने सर्विस दे दी, आपकी 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर करके 7 लाख आ रहा है। ठीक है जी। इस साल की टर्नओवर इन आपकी 70 लाख थी, तो 70 लाख का 10% 7 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर कितना हो गया? 7 लाख। तो करंट ईयर में कितने की सर्विस दे सकते हो? 7 लाख की मैक्सिमम। लेकिन आपने 6 लाख की सर्विस लैपटॉप रिपेयर की, 5 लाख का ब्याज, टोटल सर्विस कितनी होगी? 11 लाख। क्या आपको कॉम्पोजिशन से बाहर जाना पड़ेगा? तो द आंसर इज नो। हम कहेंगे ब्याज तो जितना मर्जी अर्न कर लो, विदाउट इंटरेस्ट देखो सर्विस की रेवेन्यू कितना है, वो सिर्फ 6 लाख है, तो आप कंटिन्यू कर लो। ठीक है जी। कुल मिलाकर के पूरे कॉम्पोजिशन चैप्टर में ब्याज कितने जोड़ना? कहीं भी नहीं। ठीक है जी। नेक्स्ट, अगर आपने कॉम्पोजिशन ले ली तो होएगा क्या? पहले हमने पढ़ा कौन ले सकता है, क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी टू कंटिन्यू द कॉम्पोजिशन। अब पढ़ रहे हैं कि कॉम्पोजिशन में तो बैठे हैं, होएगा क्या हमारे साथ? हमने कंप्लायंस क्या करना है? जो भी आपकी आउटवर्ड सप्लाई होएगी ना, आउटवर्ड सप्लाई मे बी टैक्सेबल, मे बी एग्जेम्प्ट, मे बी टैक्सेबल अंडर एफसीएम, मे बी टैक्सेबल अंडर आरसीएम, डजंट मैटर। आउटवर्ड सप्लाई, जितनी भी आउटवर्ड सप्लाई है ना, टोटल इकट्ठी कर लो टर्नओवर। आउटवर्ड सप्लाई का फ्लैट 1% सरकार को पे कर दो। अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई कुछ ऐसी बनी, 10 लाख की एफसीएम वाली, 4 लाख की आरसीएम वाली। 4 लाख की आरसीएम वाली का मतलब क्या है? सप्लायर टैक्स पे करेगा, रेसिडेंट टैक्स पे करेगा? वैसे तो रेसिडेंट पे करेगा, लेकिन ये आउटवर्ड सप्लाई है या नहीं है? जोड़ो। अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई, मैं कॉम्पोजिशन लेके बैठा हूं, अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई ऐसी है जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, तो मेरा रेसिडेंट उसके ऊपर टैक्स पे करेगा? तो आंसर इज यस। लेकिन फिर भी क्या वो मेरी आउटवर्ड है? यस। जोड़ो। आउटवर्ड सप्लाई ऐसी है 2 लाख की जो एग्जम्प्ट है, वो भी जोड़ो। ठीक है जी, इकट्ठी कर ली। टोटल कितनी बन गई? 16 लाख। उसमें 2 केस बनेंगे, या तो आप होगे मैन्युफैक्चर की कैटेगरी के, या तो मैं मैन्युफैक्चर हूं, या फिर मैं ट्रेडर हूं। अगर तो मैं ट्रेडर हूं तो कहते हैं ट्रेडर को प्रॉफिट होता थोड़ा कम, तो ऐसा करो 1% ऑफ टैक्सेबल टर्नओवर टैक्स जमा करा देना। और टैक्सेबल टर्नओवर में क्या करना है? एग्जाम छोड़ देना। 1% ऑफ 14 लाख का टैक्स जमा कराना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं मैन्युफैक्चर, तो मैन्युफैक्चर का प्रॉफिट मार्जिन हाई होते हैं, तो 1% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट, तो 1% ऑफ 16 लाख। यहाँ पे 16,000 टैक्स जमा कराना पड़ेगा, उधर 14,000। अब ध्यान देने वाली बात, ये 16 लाख 14 लाख क्या था? वैल्यू ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, या फिर जितना कस्टमर से कलेक्ट किया। कस्टमर से हमने कलेक्ट भी इतने किया होगा 16 लाख, क्योंकि यहाँ पे जो टैक्स होता है वो आउट ऑफ पॉकेट भरना होता है। तो कस्टमर से जो लिया उसको ऐसे नहीं करना इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी मान लो डिवाइड बाय 101% ना, जो कस्टमर से लिया है उसके ऊपर, और जो कस्टमर से लिया है उसको विदाउट जीएसटी मानना है। टेस्ट में क्वेश्चन डालूंगा इसी के ऊपर, कॉम्पोजिशन की कैलकुलेशन के ऊपर। एक ही पॉइंट चेक होगा उसमें कि जो कस्टमर से पैसे ले रहे हैं ना, विदाउट जीएसटी है। कस्टमर जो पैसे ले रहे हो विदाउट जीएसटी है, उसमें डिवाइड बाय 101% नहीं करना। जो ले लिया कस्टमर से 14 लाख या 16 लाख ले लिया, 14-16 लाख का 1% जमा करा दो सरकार को आउट ऑफ पॉकेट। ठीक है जी। अगर कॉम्पोजिशन वाला बंदा आउट ऑफ पॉकेट जमा कराएगा, कस्टमर से कलेक्ट नहीं किया ना टैक्स, तो फिर कस्टमर को उसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। और ये बात कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा, ये बात सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में लिखी हुई है कि कॉम्पोजिशन के कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलता। और कॉम्पोजिशन वाला बंदा जो टैक्स जमा करा रहा है सरकार को आउटवर्ड, वो भी तो थोड़ा सा करा रहा है ना, 1%। तो सरकार कहती है कॉम्पोजिशन वाले बंदे तेरे को भी तेरा आईटीसी नहीं मिलेगा। कॉम्पोजिशन वाला बंदा जो इनवर्ट सप्लाई लेके आया, उसका भी कॉम्पोजिशन वाले बंदे को आईटीसी नहीं मिलेगा।
क्योंकि आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर बहुत थोड़ा जमा करा रहा है। एक समरी सी बनाई छोटी सी। ये बंदा कॉम्पोजिशन लेके बैठा है, ठीक है जी। ये जो आउटवर्ड सप्लाई करेगा, अगर ये सप्लाई आरसीएम वाली है तो इसका जो रेसिपिएंट होएगा, क्या ये टैक्स पे करेगा? हाँ, क्योंकि मेरी आउटवर्ड सप्लाई है और आरसीएम के अंडर टैक्सेबल है, तो जो मेरा रेसिपिएंट है वो तो टैक्स पे करेगा ही। प्लस क्या ये मेरी आउटवर्ड सप्लाई है आरसीएम वाली? यस। कितनी थी हमारी एग्जांपल में? 4 लाख की। 4 लाख की ये होगी, एफसीएम वाली होगी आपकी 10 लाख की, एग्जाम्प्ट वाली होगी आपकी 2 लाख की। और मैं भी कितने के ऊपर जमा कराऊंगा? मैन्युफैक्चर या ट्रेडर? ट्रेडर हूं तो 14 लाख के ऊपर, और मैन्युफैक्चर हूं तो 16 लाख के ऊपर। तो अगर ध्यान दो, 14 लाख में ये 4 लाख आरसीएम वाला भी आ गया, तो क्या ये सप्लायर जो आउटवर्ड सप्लाई है आरसीएम में टैक्सेबल, उसके ऊपर भी टैक्स पे करेगा? तो मतलब अगर ये कॉम्पोजिशन वाला बंदा आउटवर्ड सप्लाई कर रहा है जिसके ऊपर आरसीएम लग रहा है, तो कॉम्पोजिशन वाला बंदा भी टैक्स पे करेगा और रेसिपिएंट भी टैक्स पे करेगा। कॉम्पोजिशन वाला बंदा पे करेगा एट द रेट ऑफ 1%, रेसिपिएंट पे करेगा एट द रेगुलर रेट। रेगुलर रेट जो भी हुआ, लेट से 5% है तो 5%, 12 है तो 12%, रेगुलर रेट जो भी हुआ। प्लस अगर कॉम्पोजिशन वाला बंदा इनवर्ट सप्लाई लेके आ गया और इनवर्ट सप्लाई के ऊपर लग रहा है आरसीएम, तो क्या कॉम्पोजिशन वाला बंदा टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम? हाँ, रेगुलर रेट के ऊपर या फ्लैट रेट के ऊपर 1%? रेगुलर रेट। तो जो इनवर्ट सप्लाई आरसीएम में आ रही है उसके ऊपर तो रेगुलर रेट पे भरना पड़ेगा, 18%, 12% जो भी हुआ। कॉम्पोजिशनल बंदे को आईटीसी कोई नहीं मिलेगा, ना तो इस इनवर्ट सप्लाई का जो 18% की है, ना कोई और का। कॉम्पोजिशनल बंदे को आईटीसी कोई नहीं मिलेगा, ठीक है जी। हमने ये पढ़ा है कि कॉम्पोजिशन वाला बंदा आउटवर्ड सप्लाई इंटरस्टेट नहीं कर सकता, लेकिन क्या आउटवर्ड सप्लाई नहीं कर सकता, लेकिन क्या इनवर्ड परचेज कर सकता है इंटरस्टेट? हाँ, परचेज कर सकता है। आउटवर्ड नहीं देनी, इनवर्ड ले सकते हैं। है शो बेटे। इसके अलावा कॉम्पोजिशन में क्या पढ़ा कि आपने सर्विस अप टू लिमिट ही देनी है, उससे ज़्यादा नहीं देनी। व्हाट इफ अगर आप उससे ज़्यादा देना चाहते हो, तो कहते हैं 10-1 तो ले नहीं सकते, 10-1 तो कंटिन्यू कर नहीं सकते, तो बाहर चले जाओ। बाहर या तो एक ऑप्शन है आपके पास 10-2A, या फिर रेगुलर तो है ही है। अब 10-2A की कहानी क्या है? अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 लाख एक्सीड नहीं हुई, अप टू 50 लाख है, तभी आप 10-2A ले सकते हो, अदरवाइज 10-2A नहीं ले सकते। और 10-2A में कौन बंदे आएंगे? या तो जिसका मेन बिजनेस ही सर्विस का है, या जिसका मेन बिजनेस तो गुड का है प्लस एंसिलरी सर्विस देता है, लेकिन एंसिलरी सर्विसेज एक्सीड कर रही हैं, तो कुल मिला के यहाँ पे सर्विस सर्विस दिख रहा है ज़्यादा, और सर्विस में मार्जिन ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे टैक्स भी ज़्यादा है, 6%। 6% ऑफ टर्नओवर इन स्टेट। ठीक है जी। हाँ, अगर आपका सर्विस का बिजनेस है तो सेक्शन कौन सा लगेगा? 10-2A ले सकते हो, लेकिन अगर सर्विस कौन सी है? रेस्टोरेंट वाली सर्विस, फिर उसके लिए 10-1 ही अवेलेबल है। तो 10-1 स्कीम में 10-2 एप्लीकेबल होता है। 10-1 स्कीम में 10-2 एप्लीकेबल होता है। 10-2 ने कहा हुआ था सर्विस दे सकते हो, रेस्टोरेंट कोई और सर्विस नहीं देनी रेस्टोरेंट को छोड़ के, मतलब रेस्टोरेंट वाली दे सकते हैं, कोई और नहीं देनी। तो रेस्टोरेंट सर्विस वाला बंदा 10-1 ले लेगा, और 10-1 में रेस्टोरेंट वाला टैक्स पे करेगा एट द रेट ऑफ 5%। सर्विस में आप चेक करोगे, अगर तो रेस्टोरेंट है तो 5%, और अगर कोई और है अदर, रेस्टोरेंट है तो 10-1 लगेगा, अदर सर्विस है तो 10-2A लगेगा, और रेट कितना भरना पड़ेगा? 6%। हाँ, मेरे कोई डाउट? कंपोजिशन स्कीम आशु, मुकुल में आ गया?
मुकुल आंसर देना। कॉम्पोजिशन में चल रहे थे, मिड ऑफ द दिसंबर में आपकी टर्नओवर एक्सीड कर गई तो कॉम्पोजिशन जुड़ के रेगुलर में शिफ्ट कर गए, ठीक हो गया। अगर मिड ऑफ द दिसंबर में आप रेगुलर में शिफ्ट कर गए तो दिसंबर मंथ के लिए GSTR 1 और 3 भी भरनी पड़ेगी क्या अंडर रेगुलर? हाँ। और पार्ट ऑफ द दिसंबर के लिए कॉम्पोजिशन में थे, इनफैक्ट 1 अप्रैल से मिड दिसंबर तब तक कॉम्पोजिशन के लिए थे। तो कॉम्पोजिशन की कौन कौन सी रिटर्न होती है ध्यान में है? एक तो CMP 08 होती है, टैक्स भरना होता है क्वार्टरली, और एक GSTR 4 होती है। तो मुकुल क्वेश्चन ये है 1 अप्रैल से मिड दिसंबर तो कॉम्पोजिशन में थे ना, तो क्या इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए GSTR 4 भरनी पड़ेगी कि नहीं? भरांगी। जो पार्ट कॉम्पोजिशन में थे लाला जी उसकी तो GSTR 4 जाएगी ना, डाउट क्या है? अच्छा, GSTR 4 जाती है 30 जून, लेटेस्ट अमेंडमेंट है, और CMP 08 जाती है 18 ऑफ क्वार्टर एंड। क्वार्टर एंड होएगा अप्रैल से जून तो जुलाई के 18 को, जुलाई से सितंबर तो 18 अक्टूबर को। ये बात थी। तो मेजर आपका कॉम्पोजिशन की बातें मैंने सारी बता दी। इसके ऊपर मत्था मारने की लोड नहीं, इसको स्किप कर देना यार। पहले बैठे मत्था मार लिया, ये वाला टेबल स्किप मार देना। और ये भी स्किप मार देना, वैसे ही मत्था मार रखा है। 10 सेक्शन 24 में क्या लिखा है, 10(2) में क्या लिखा है, डेप्थ एनालिसिस कर रखा है, बाकी खत्म। बस मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात की पता क्या है इसमें, एक कहीं भी इंटरेस्ट नहीं उठाना, दूसरा यूनिफॉर्म बेसिस के ऊपर लेना है। मतलब एक पैन नंबर के अंदर जितने भी GS नंबर है, डिस्टिंक्ट पर्सन है, या तो सारे 10 1 लेंगे, या तो सारे 10 1 लेंगे, या सारे 10 2A लेंगे, या सारे रेगुलर लेंगे। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। समझ में आ गई? इतना ही कॉम्पोजिशन। $50 लाख वाला ऐसा सीन है यार, 10(1) कॉम्पोजिशन स्कीम अंडर 2 सेक्शन है, 10(1) और 10(2A). गुड के सप्लायर हो या गुड के साथ एंसिलरी सर्विस दे रहे हो अप टू अ लिमिट तो 10(1) ले लो, या रेस्टोरेंट ले रहे हो तो 10(1) ले लो। 10(1) बोलता है कि अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही तो 10(1) ले लो, ये आप 75 लाख, और जब एक्सीड कर जाए तो बाहर हो जाओ, टैक्स भरना 1% 5%। 10(2A) क्या बोलता है, अगर आप 10(1) नहीं ले पा रहे तो 10(2A) ले लो, प्रोवाइडेड दैट पिछले साल में एग्रीगेट टर्नओवर 50 लाख से एक्सीड होनी चाहिए। जैसे वहाँ पे टर्नओवर की लिमिट 1.5 करोड़ 75 लाख है, यहाँ पे 50 लाख है, बाकी सारी कहानी सेम है। उधर 10(1) में 1% का रेट है, रेस्टोरेंट है तो 5% का रेट है, इधर 6% का टैक्स रेट है। 2 कॉम्पोजिशन स्कीम पैरेलल है, या तो 10(1) वाली या 10(2A) वाली। जो बंदा 10(1) नहीं ले पा रहा वो 10(2A) ले ले। और 10(1) कहते हैं कि 1.5 करोड़ एक्सीड नहीं कर रही तभी 10(1), 10(2A) बोलता है कि अगर 50 लाख एक्सीड नहीं कर रही तभी 10(2A). 10(2A) में भी टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर टैक्स देना है, तो टर्नओवर इन स्टेट में तो सारी आ जाएंगी टैक्सेबल एग्जम्प्ट, FCM RCM। 10(1) में भी टर्नओवर इन स्टेट के ऊपर ही टैक्स देना है, लेकिन बस ट्रेडर का केस है तो टैक्सेबल टर्नओवर के ऊपर टैक्स देना है, तो एग्जम्प्ट के ऊपर नहीं देना। बाकी पूरे लॉ में टर्नओवर इन स्टेट ही चल रहा है इंक्लूडिंग ऑफ एग्जम्प्ट सप्लाई। हाँ, लेकिन ब्याज के ऊपर टैक्स देने की लोड नहीं, अगर मेरी आउटवर्ड सप्लाई में ब्याज आ रहा है ब्याज एक्सक्लूड कर देना, बाकी एग्जम्प्ट सप्लाई जोड़ लेना। लेकिन अगर ट्रेडर का केस हुआ फिर टैक्सेबल टर्नओवर उठाना है, फिर कोई भी एग्जम्प्ट नहीं उठानी। दैट्स ऑल, मेन कॉम्पोजिशन की कहानी खत्म।